जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण कोर्स देख रहे हैं और हम संविधान का काफ़ी हद तक पढ़ा चुके साथियों, लगभग आधा संविधान का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे न्यायिक ढांचा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। देखिए साथियों, जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट पर आते हैं आपको मिल जाएगा पहला प्ले लिस्ट दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो इसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के लगे हुए वीडियो एक क्रम में मिल जाएंगे। उसके अलावा ये आपका मिल जाएगा स्टैटिक जीके 2022 यूपी ट्रिपल एससी पेट वीडियो वन रक्षक पुलिस। तो सभी एग्जाम के लिए आप ये दोस्तों स्टैटिक जीके वाली क्लास ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। साथियों अगर आप हिंदी तैयारी करना चाहते हैं वीडियो और वन रक्षक के एग्जाम के लिए, जिसमें आपका पत्र लेखन भी आएगा, तो आप इस वाली क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने संपूर्ण हिंदी कराने की कोशिश की है। चलिए अगला है आपका देखिए यूपी पुलिस के लिए आप अगर हिंदी तैयार करना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ये वाली प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और उसके अलावा वन रक्षक देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल दोस्तों बहुत अच्छे से हमने पढ़ा दिया, इसे जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों यह है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के संविधान का कोर्स। देखिए इसमें हमने देखा था, पहले वीडियो हमने संविधान के बारे में देख लिया है, संविधान की मुख्य विशेषता हमने दूसरे वीडियो में देखा है, और नीति तत्व दोस्तों तीसरे वीडियो हमने देखा है, ठीक है। और चौथे और पांचवें वीडियो दोस्तों हमने मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य के बारे में देख लिया है, छठे वीडियो हमने संसदीय प्रणाली के बारे में देखा है, और सातवीं वीडियो हमने देखा है संघीय प्रणाली, जिसमें संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध देख चुके हैं। आज आठवीं वीडियो साथियों, और इसमें हम न्यायिक ढांचा का दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, यानी आठवीं वीडियो में न्यायिक ढांचा का सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो उच्च न्यायालय के ऊपर आएगी, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब देखो उसके बाद केवल और केवल हमारा दो टॉपिक बचेगा, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, वो हम एक एक वीडियो में कवर करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक ढांचा। देखिए न्यायिक ढांचा की बात करते हैं भारत की, तो आपको बता दें कि भारत साथियों संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी भारत में अमेरिका की तरह न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली नहीं अपनाई, ठीक है। मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था तो अपनाया, मगर दोहरी न्याय प्रणाली अमेरिका की तरह नहीं अपनाई गई। मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है। क्या है साथियों? एकल न्यायपालिका, ठीक है। उसको हम आपको दिखाएंगे भी, ठीक, कैसे एकल न्यायपालिका होती है उसके बारे में हम आपको विधिवत तरीके से बताएंगे भी। देखिए भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है। पिरामिड जानते कैसे होता है दोस्तों? अभी आपको बताएंगे। पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे दोस्तों उच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, उनके न्यायालय के उच्च न्यायालय के अधीन क्या आते हैं, नियंत्रण में आते हैं। चलिए आपको दिखा भी देते हैं साथियों, ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारी न्यायपालिका है, ठीक है। क्या है? न्यायपालिका साथियों। देखिए ये आपका क्या है, पिरामिड के आकार का। सबसे ऊपर देखिए, सबसे उच्च में कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर क्या है आपका? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि पता है पूरे भारत में केवल एक ही है, ठीक है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर हो जाएगा। देखिए उसके नीचे कौन काम करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कौन होगा? तो उच्च न्यायालय। देखिए हर एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। टोटल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। देखिए हर एक राज्य का दोस्तों उच्च न्यायालय होगा एक, मगर साथियों आपको पता है कि एक से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों आपको पता है टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको कुल मिलाकर केवल 25 ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे ऊपर क्या होगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि केवल एक ही है। फिर उसके नीचे दोस्तों उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या होगा? उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसको कि 25 है पूरे भारत में। अब देखिए उच्च न्यायालय के नीचे आपको पता है अधीनस्थ न्यायालय होंगे। क्या हो जाएंगे? अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें दोस्तों जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रत्येक जिला में एक न्यायालय होगा दोस्तों, ठीक है, जिसको जिला न्यायालय फिर सत्र न्यायालय कहते हैं, ठीक है। और आपको बताते हैं उसके भी नीचे होता है मुंसिफ न्यायालय। दोस्तों इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा आपको पता है कि कुछ गाँव में, ठीक है, ग्राम यानी कि न्याय पंचायत भी होती है ना। तो ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में दोस्तों न्याय पंचायत की भी स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे क्या है? न्याय पंचायत,
फिर मुंसिफ न्यायालय दोस्तों, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। एक देखिए पिरामिड के आकार का बना हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन होता है भारत में? सर्वोच्च न्यायालय, फिर उससे नीचे दोस्तों उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे कि पूरे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, फिर हर एक राज्य में दोस्तों क्या होगा? उच्च न्यायालय। एक से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। टोटल न्यायालय कितने हैं? उच्च न्यायालय 25 से क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए। और फिर प्रत्येक जिला में दोस्तों एक क्या होगा? जिला न्यायालय होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। और प्रत्येक जिला में दोस्तों एक मुंसिफ न्यायालय भी होता है। ये चीज याद रखेंगे, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, फिर दोस्तों कहीं कहीं किसी किसी राज्यों में दोस्तों क्या होता है? न्याय पंचायत भी होती है। समझ गए होंगे। तो चलिए इस वाली वीडियो में दोस्तों किसके बारे में देखेंगे? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखने वाले। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए, जिसको हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, देखिए याद रखेंगे कि आर्टिकल अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में बताएगा। किसके बारे में? उच्चतम न्यायालय के बारे में दोस्तों आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में बताया गया। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 124 कहता क्या है इसके बारे में देखिए, थोड़ा बहुत तो जानकारी रखनी चाहिए ना। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं कि आर्टिकल 124 क्या कहता है। तो साथियों 124 कहता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी आपसे पूछेगा उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो 124 में क्या है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय है दोस्तों। किसमें कहा गया? 124 में। और आपको बता दें कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो साथियों भारत में 28 जनवरी 1950 को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो याद रखेंगे भारत में 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। देखिए, और 124 आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय, और 124 का आर्टिकल 124 का 1 क्या कहता है? 124 का आर्टिकल 124 का 1 क्या कहता है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी घटानी है, या उनके दोस्तों क्षेत्राधिकार बढ़ाना घटाना है, या फिर उनके वेतन भत्ते बढ़ाने घटाने दोस्तों, वो सब कौन कर सकता है? केवल और केवल संसद। समझ गए। और आपको पता भी है कि संसद द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई भी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई भी गई है, जो कि इस प्रकार हम देखने वाले हैं। कब कितनी बढ़ाई गई इसके बारे में आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए आपको पता जब मूल संविधान था ना, उस समय भारत के उच्चतम न्यायालय में टोटल 8 जज थे। कितने? 8 जज थे, यानी कि 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक का मतलब होता है दोस्तों जो प्लस में लगा, ये मतलब मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर साथियों 1956 में इसको बढ़ा के दोस्तों क्या कर दिया गया? टोटल 11 कर दिया गया ना। 3 और दोस्तों बढ़ा दिए गए। कौन से? अन्य न्यायाधीश हो गया, यानी कि एक न्यायाधीश हो गया और 10 अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल कितने हो गए? 1956 में 11 हो गए। फिर दोस्तों संसद ने संशोधन किया। संसद ने दोस्तों 1960 में फिर से दोस्तों 14 कर दिया न्यायाधीशों की संख्या। कितनी? 14, जिसमें से एक मुख्य हो गया और 13 क्या हो गए? अन्य हो गए। फिर 1977 में आता दोस्तों, इनकी संख्या 18 कर दिया जाता है दोस्तों, जिसमें से एक मुख्य होगा और 17 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, फिर 1986 में दोस्तों इनकी संख्या 26 हो जाती है, जिनमें से एक दोस्तों मुख्य होगा और 25 क्या होंगे? अन्य हो जाएंगे। टोटल कितने? 26 हो जाएंगे। फिर 2009 में दोस्तों परिवर्तन किया जाता है संसद द्वारा, 31 हो जाता है, जिसमें एक दोस्तों क्या होगा? मुख्य होगा और 30 क्या होंगे दोस्तों? अन्य हो जाएंगे। ठीक, 31 टोटल हो गए। और दोस्तों वर्तमान में क्या चल रहा है याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। 2019 में साथियों वर्तमान में 34 कर दी गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में जजों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 33 + 1 यानी कि 34। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश जो कि पता है इस समय NV रमन्ना जी हैं। कौन है? NV रमन्ना जी हैं, और 33 अन्य जज हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। आपसे पूछेगा मूल संविधान में कितने जज थे? तो आप बताएंगे 8। टोटल कितने थे? 8। और दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? तो टोटल 34 जज हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, जिसमें से अभी कौन है? NV रमन्ना जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन थे दोस्तों? पहले कौन थे? तो दोस्तों आप बता हीरालाल जी कांडिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि संसद देखिए पूछेगा आपसे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटाई और बढ़ाई कौन सा, मतलब न्यायाधीशों से संबंधित कौन सा परिवर्तन कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद। ठीक है, केवल संसद को अधिकार। चलिए अब देखिए 124(2) में क्या है कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, 124 आर्टिकल 124(2) में क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। आपसे पूछेगा कि
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है साथियों, एक चीज और बता दें कि एक लाया गया था, आयोग बनाया गया था, ठीक है 2014 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका शॉर्ट में नाम था NJAC। ठीक है, आपको बता दें कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। मतलब कि कितने न्यायाधीश, मतलब कि कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, इस आयोग का गठन किया गया। मगर साथियों इसे संविधान ने, ठीक, इसे देखिए, इसे दोस्तों 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था और 99वां संविधान संशोधन द्वारा इसे दोस्तों जोड़ा गया था। मगर साथियों इसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक स्वीकार कर दिया, यानी इसे हटा दिया। तो एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा जिसे रद्द किया गया है, तो 99वां संविधान संशोधन, ऐसा संविधान संशोधन जिसे दोस्तों रद्द कर दिया गया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और कब किया गया, 2015 में। तो क्वेश्चन आएगा कि एकमात्र दोस्तों संविधान संशोधन जिसे रद्द कर दिया गया कौन सा है, तो 99वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित, तो NJAC से, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। चलिए आगे 24 का 3 क्या कहता है कि न्यायाधीशों की अर्हताएं, मतलब न्यायाधीश जो बनेंगे उनकी योग्यता क्या होगी। तो पहली चीज भारत का नागरिक हो, सबको पता है। और दूसरी चीज क्या दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार दोस्तों न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। मतलब कि ये तो किसी उच्च न्यायालय, ठीक, उच्च न्यायालय आपको पता टोटल 25 है, या तो उनमें दोस्तों 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर दोस्तों 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार वो न्यूनतम दोस्तों 5 साल का कम से कम न्यायाधीश रहा हो, वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है या फिर न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये वाला नहीं है दोस्तों, अगर वो दोस्तों उच्च न्यायालय में या फिर अन्य न्यायालय में दोस्तों 5 साल तक न्यायाधीश नहीं रहा, तो उसके अलावा ये वाली योग्यता पूरी होनी चाहिए, यानी कि किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार दोस्तों 10 वर्ष तक उसने अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य किया हो। अगर ये भी नहीं है उसके पास योग्यता, तो तीसरी योग्यता साथियों कि राष्ट्रपति की दृष्टि में दोस्तों वो एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो, मतलब विधि के बारे में बहुत अच्छा जानकार हो। ठीक है, तो याद रखेंगे 3, देखिए इनमें से कोई एक पूरा कर दे, ऐसा नहीं सभी। ठीक है, या तो कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर साथियों 10 साल तक उसने उच्च न्यायालय या फिर अन्य न्यायालयों में दोस्तों अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वकील रहा हो। ठीक है, या फिर दोस्तों वो राष्ट्रपति के नजर में क्या हो, एक विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो वो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसको हटाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए 124 का 4 कहता है कि न्यायाधीशों को हटाया जाना। ठीक है, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर, 2 चीजें होती हैं जिनके आधार पर दोस्तों इस पर महाभियोग लाएंगे। साबित कदाचार, अगर उसके ऊपर कदाचार दोस्तों साबित हो जाता है या फिर अक्षमता, उसके अंदर क्षमता नहीं, तब दोस्तों उनको हटाया जा सकता है। चलिए आर्टिकल 125 का कहता है न्यायाधीशों की वेतन। दोस्तों कितना वेतन है, तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश है यानी कि आपको पता है कि 33 + 1 है ना, तो उसमें दोस्तों 1 का क्या होगा, जो मुख्य न्यायाधीश यानी NV रमन्ना की सैलरी कितनी है, 2,80,000, और दोस्तों जो आपके और जो बच्चे हैं 33 उनकी सैलरी कितनी होगी, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी 30 लाख दोस्तों एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, सॉरी 30,000 है ना, तो 30,000 एक्स्ट्रा होगी, यानी कि उसकी 2,80,000 होगी, और अन्य न्यायाधीशों की 2.5 लाख हो जाएगी। ठीक है, चलिए साथियों अगला देखते हैं 126 नंबर क्या है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंध में प्रावधान। देखिए कार्यकारी मतलब कि समझिए, जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, मान लिया मुख्य न्यायाधीश दोस्तों खाली हो गया इसका पद, अथवा दोस्तों वो अनुपस्थित हो, किसी कारण से दोस्तों अपने कर्तव्यों का पालन न कर रहा हो, मान लिया दोस्तों वो अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, तो दोस्तों आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी एक को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। समझ गए, मान लिया कि दोस्तों अभी मुख्य न्यायाधीश ना हो, जैसे NV रमन्ना जी हैं, ये पद खाली कर दे किसी कारणवश, ठीक है, उस समय, या फिर दोस्तों ये अनुपस्थित हों, ठीक है, किसी कारण दोस्तों बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो आपके इसमें से 33 थे ना, 33 अन्य न्यायाधीश, उन्हीं में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 126 में कहा गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला है 27, 127 क्या कहता है, आर्टिकल 127 क्या कहता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। यानी समझिए, यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने के लिए दोस्तों गणपूर्ति ना हो, गणपूर्ति दोस्तों आपको पता है क्वोरम मिलता है जिसको ना, तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, और ये प्रक्रिया फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, जब कभी सत्र आयोजन करने के लिए दोस्तों आपको पता न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो, तो दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इनकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। चलिए
128 क्या है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाना। देखिए जो सेवानिवृत्ति मतलब जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जैसे दोस्तों आपको पता है अरविंद बोबडे जी रिटायर हो गए ना, तो इनको भी बुलाया जा सकता है। कब? समझिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से, देखिए राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। मान लीजिए दोस्तों ज्यादा भार आ गया सर्वोच्च न्यायालय पर, ठीक है, यानी दोस्तों न्यायालय पे ज्यादा भार आ गया, तो दोस्तों क्या होगा, जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति पर दोस्तों मतलब जो रिटायरमेंट हो गया जज उनको भी बुला सकता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये कहा गया आपका 128 में। चलिए अगला 129 का कहता है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करना। देखिए अभिलेख न्यायालय क्या होता है साथियों, जो भी उच्चतम न्यायालय समझे, जो भी उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय सुनाएगा, जैसे कह दिएगा कि एक मर्डर के लिए उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों 5 साल सजा सुनाई है, ठीक है, तो ये लिख लिया जाएगा, ये लिख लिया जाएगा। अब इसी को देख करके जो उच्च न्यायालय होते हैं ना, वो अपना डिसीजन सुनाएंगे कि उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय जी ने एक मर्डर के लिए दोस्तों 5 साल सजा दी थी। अब देखिए उच्च न्यायालय यानी राज्यों में कोई मामला आएगा कि मर्डर का, तो दोस्तों वहां भी 5 ही साल सुनाया जाएगा, क्योंकि हमारे उच्च न्यायालय ने ये चीजें सुनाई, तो उसे बोलते अभिलेख यानी लिख लेना, ठीक है, उसको नोट करना, ठीक है। चलिए 130 का कहता है आर्टिकल उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। दोस्तों कहां पे उच्चतम न्यायालय होगा, ये मुख्य न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है किस जगह पर। दोस्तों वैसे वर्तमान में कहां पर है, तो दिल्ली में, ठीक है। चलिए 130 कहता है। 132 का कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। देखिए उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में दोस्तों अपील का अंतिम न्यायालय, ठीक। अपील मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लिया आपको, आप पहले जिला न्यायालय गए, जिला न्यायालय में आपको फांसी सुना देगी, आपने मर्डर किया, ठीक है, तो आप जाएंगे कहां पर दोस्तों अपील करेंगे, अपील करेंगे दोस्तों आप हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में फांसी सुना दी गई तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, वहां पे अपील हो सकता है। मतलब अंतिम अपीलीय न्यायालय का होगा उच्चतम न्यायालय। अब सोचे सर हम तो राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं ना, तो देखिए राष्ट्रपति न्यायालय थोड़ी ना है, राष्ट्रपति न्यायालय नहीं है साथियों, वो एक व्यक्ति टाइप का है, ठीक है। तो अगर पूछेगा अंतिम न्यायालय कौन सा है, अंतिम न्यायालय, अपीलीय अंतिम न्यायालय, जहां पे अपील कर सकते हैं सबसे अंतिम तरीके से, तो वो दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति न्यायालय नहीं है। चलिए अगला है 135 का कहता है फेडरल न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, ठीक है। 135 ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अगला है 136 का कहते हैं कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति का प्रावधान। दोस्तों की अपील कर सकते हैं, जैसे कि विशेष क्या होता है साथियों, आपको पता है जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अपील कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हैं। चलिए अगला है 137, कहने में 137 क्या कहता है आर्टिकल 137 की उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों में पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख, यानी कि मान लिया उच्चतम न्यायालय दोस्तों कोई फैसला गलत सुना दिया तो उस पर पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ऐसा नहीं कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि भैया आपने एक चोरी की है तो आपको फांसी हो जाएगी, तो भैया फांसी दे दी, उसके बाद दोस्तों सुधार कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसने एक बार कह दिया तो वो लकीर होगी, वो अपने निर्णय भी बदल सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। तो समझ सकते हैं ना, उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया, भैया कि अपना निर्णय पे विचार या फिर बदल भी सकता है, ठीक है। चलिए अगला 143 दोस्तों, 143 143 याद रखेंगे, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति दोस्तों, यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई भी परामर्श ले सकता है दोस्तों। अब देखिए उच्चतम न्यायालय परामर्श देगा, मगर राष्ट्रपति माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 143, इंपॉर्टेंट है ये। 143 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लें। चलिए 145 का कहता है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायपालिका की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम में शक्ति बनाने की दी गई। दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। चलिए 146 कहता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों के नियुक्ति संबंधी प्रावधान, कैसे इनकी नियुक्ति की जाएगी दोस्तों, उसके बारे में प्रावधान बताया गया है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए इनके हम क्षेत्राधिकार की बात कर ले साथियों। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय, इसके हम क्षेत्राधिकार की बात कर ले, कहाँ कहाँ दोस्तों इसका क्षेत्र फैला हुआ है, तो आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की तरह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। जैसे अमेरिका में दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय, वैसे दोस्तों भारत में भी मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। आपको पता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, ये भी आपका सर्वोच्च न्यायालय है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, तो वो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय ही होगा दोस्तों, ठीक है। इसी की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है, यह राष्ट्रपति को परामर्श दोस्तों देता है। हमने बताया, पहले बता चुके 143 के तहत ये क्या करता है, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगला है, किस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों कि उस पर मतलब कि विचार विमर्श कर सकता है, ठीक है, किसी न्याय पर या फिर किसी भी चीज़ पे दोस्तों विचार विमर्श कर सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जैसे मान लिया दोस्तों, किसी ने कोई फैसला सुना है दोस्तों, उस पर पुनर्विचार कर लेगा। या फिर साथियों किसी भी चीज़ में कि मान लिया दोस्तों 3 तलाक, उस पर न्यायिक पुनरावलोकन करके उसने कहा कि नहीं ये रद्द होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में यदि कोई भी दोस्तों विवाद उत्पन्न होता है, उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई भी विवाद होता है, उस पर दोस्तों फैसला कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। याद रख लेंगे ये बात को अपने दिमाग में। साथियों ये चीज़ आपको समझना है कि मान लिया दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है, चुनाव आयोग करवा रहा है। अगर उनको लगता, किसी को लगता साथियों कि गलत तरीके से कोई चुनाव जीता है, ठीक है, तो उस पर दोस्तों अंतिम फैसला कौन लेगा, तो वो साथियों उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ठीक। तो उच्चतम न्यायालय ही इसमें इन्वॉल्व होकर दोस्तों इसके बारे में बताएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए न्यायाधीशों की कार्यकाल कितना दोस्तों, देखिए जब तक वो 65 साल का हो जाए तब तक वो न्यायाधीश बना रह सकता है ना, तो याद रखेंगे 65 वर्ष, ठीक, 65 वर्ष की आयु तक। चलिए शपथ कौन दिलाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए शपथ कौन दिलाता है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति दिलाता है, या फिर दोस्तों अगर राष्ट्रपति नहीं है तो याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या फिर न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी, है ना, समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची के में निर्धारित प्रारूप के आधार पर शपथ लेता है साथियों। कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी कोई नियुक्त किया जाएगा व्यक्ति, वो दिलाएगा आपको शपथ दिलाएगा, किसको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दोस्तों। और आप बता दें कि जो आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है दोस्तों, उनका शपथ किसमें है, तो आपकी 3री अनुसूची में, ठीक है, पता होगा। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कौन सा, दिल्ली, ये याद रखेंगे। और आपको बता दें, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जब किसी भी बेंच में, यानी कि 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों के पीठ को हम संविधान पीठ कहते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज में सुनवाई हो रही है ना, अगर उसमें 5 या फिर 5 से ज्यादा न्यायाधीश है तो उसको हम संविधान पीठ कह देते हैं, ठीक है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संबंधी कुछ हम तथ्य देख लेते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हीरालाल जे कानिया। बहुत बार पूछा गया कब बने, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, समझ गए कि याद रखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हीरालाल जे कानिया। चलिए अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है। अभी वर्तमान में कौन है, तो एनवी रमन्ना जी हैं, 24 अप्रैल 2021 से बने, ठीक है। देखिए पहले कौन थे, तो हीरालाल कानिया थे, और वर्तमान में कौन है साथियों, तो एनवी रमन्ना जी हैं। और आपको बता दें कि भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है उनका, एम हिदायतुल्लाह खां, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद भी धारण किया है, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति बने हैं कौन, हिदायतुल्लाह खां। चलिए अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कौन रहे हैं, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। क्या नाम है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। देखिए विष्णु जी सबसे ज्यादा रहे हैं, 7 वर्ष 4 माह 20 दिन, ठीक है। और वही बात कर ले सबसे कम दिन के लिए कौन थे, तो साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम अवधि तक कौन खिले, तो कमल नारायण सिंह। देखिए कमल सबसे कम दिन खिला, कितने दिन, 18 दिन ना, कमल नारायण सिंह जी 18 दिन। देखिए सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा, तो विष्णु जी, है ना, विष्णु जी, यार विष्णु सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा दिन तक रहे, 7 वर्ष 4 माह 20 दिन, मगर कमल बहुत ही कम दिन तक खिला, कितने, 18 दिन तक, ठीक है। चलिए भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो केजी बालकृष्णन थे, दलित थे भैया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, देखिए महिला न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी आज तक महिला, ठीक है, मगर न्यायाधीश बनी। जैसे 34 है ना, 34 में से 33 में से दोस्तों पहली एक महिला थी, पहली महिला कौन होगी वो, तो दोस्तों फातिमा बीबी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे, फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी। और देखिए इंदु मल्होत्रा दोस्तों एक ऐसी हैं, याद रखेंगे, इंदु मल्होत्रा देश की ऐसी पहली महिला अधिवक्ता है जो वकालत से सीधा सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बन गई, न्यायाधीश बन गई ना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की सीधा वकालत कर रही थी, अधिवक्ता थी, और वकालत से सीधा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त कर दी गई है, ठीक है। और आपको बता दें कि पीएन भगवती को लोक हितवाद यानी कि दोस्तों PIL का जनक भी कहते हैं, तो ये चीजें आपको दिमाग में बिठा लेनी है।
कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा। और जाइए प्लेलिस्ट पर दोस्तों, आप इस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों यूपी SSC पेड के लिए बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।